नमस्कार, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर 6 केंद्र सरकार का। इस चैप्टर के पूर्व के वीडियो के तहत हमने राष्ट्र के मुखिया राष्ट्रपति का अध्ययन किया। हमने जाना किस तरह से राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन होता है, वह महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर किस तरह से राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसी के साथ ही हमने संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई मुख्य शक्तियों का भी अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे शासन के मुखिया प्रधानमंत्री व उनकी मंत्री परिषद का। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम वास्तविक कार्यपालिका के तहत किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। वास्तविक कार्यपालिका कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पूर्व के वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, ना कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को। और संसदात्मक शासन व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं देखी थी हमने? 2 विशेषताएं देखी थी ना। क्या थी? पहली विशेषता थी कि इसमें जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका है वो व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में निकटतम संबंध पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? हमने देखा कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका अपने अस्तित्व के लिए व्यवस्थापिका पर निर्भर करती है। और कार्यपालिका में हमने जाना कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। और अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से ये व्यवस्थापिका से जुड़े हुए हैं। तो पहली विशेषता कि व्यवस्थापिका में और कार्यपालिका में निकटतम संबंध पाया जाता है। कौन से शासन व्यवस्था में? संसदात्मक शासन व्यवस्था में। दूसरी विशेषता हमने देखी कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में एक होता है नाम मात्र का मुखिया, यानी संवैधानिक प्रधान, जिसे संविधान के द्वारा सारी पावर दी गई हो। और एक होता है वास्तविक मुखिया, जिसे पावर तो संविधान ने कुछ नहीं दी है, एक पावर दी है कि भाई आप राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सलाह देने का कार्य करेंगे। यानी सारी पावर संविधान किसे दे रहा है? राष्ट्रपति को दे रहा है। संवैधानिक मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन साथ में एक लाइन जोड़ी गई है संविधान में कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। हमने देखा था राष्ट्रपति वाले वीडियो में आर्टिकल 53 के तहत ये लाइन दी गई थी। तो इसके तहत जो राष्ट्रपति को सारी पावर मिली हुई हैं, उनका जो एक्चुअल में प्रयोग किया जाता है, उनका जो वास्तविकता में इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो एक तो हो गई नाम मात्र की कार्यपालिका, है ना। नाम मात्र की कार्यपालिका में हमने देखा, इसको संवैधानिक मुखिया भी आप बोल सकते हो, जिसमें राष्ट्रपति आता है। और एक देखी हमने वास्तविक कार्यपालिका। भाई 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। और वास्तविक के तहत हम देखते हैं कि इसमें किसका मुखिया आता है? शासन का मुखिया आता है। और राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अपन इसी शासन के मुखिया प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कुछ टर्म्स यूज होती हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उनको संवैधानिक मुखिया भी बोला जाता है देश का। क्यों? क्योंकि संविधान ने सर्वे सर्वा उनको बनाया है। जो राष्ट्र का मुखिया है, देश का सर्वोच्च पद है, वो राष्ट्रपति को दिया गया है। क्लियर? संवैधानिक मुखिया होंगे और जो सर्वोच्च पद है वो उन्हीं के पास है। दूसरा, जो राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, लेकिन जो प्रधानमंत्री होंगे वो शासन के मुखिया होंगे। देश का जो शासन चलेगा तो शासन का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? वो होगा प्रधानमंत्री। अब बात आती है नाम मात्र और वास्तविक की। चूँकि सारी पावर संविधान ने दी है राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति के साइन ही होते हैं। व्यवहारिकता में हम देखें तो राष्ट्रपति के साइन होते हैं हर कहीं, लेकिन वास्तविकता में उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। इसलिए हमने नाम दिया कि एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और एक हुई वास्तविक कार्यपालिका। तो आज हम इसी वास्तविक कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे, और मैंने दोनों एक साथ लिए हैं, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, जिससे कि समझने में सरलता रहे। तो प्रधानमंत्री को हम अध्ययन करेंगे कुछ बिंदुओं के तहत। हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन नियुक्ति के लिए क्या कंडीशन होती हैं और कौन से आर्टिकल में, संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, वो जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ही हम देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं
उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, उनकी पदावधि कितनी होती है और उनका वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसी के साथ ही हम संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री को प्रदान की गई विभिन्न शक्तियों का अध्ययन करेंगे। ये तो हुआ हमारा प्रधानमंत्री। दूसरा हम अध्ययन करने वाले हैं मंत्री परिषद का, क्योंकि हमने देखा प्रधानमंत्री मुखिया होता है मंत्री परिषद का, तो मंत्री परिषद का भी हम अध्ययन करेंगे, गठन देखेंगे कि किस तरह से मंत्री परिषद को जो मंत्री होते हैं उनको कौन नियुक्त करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह से नियुक्त होती है, कौन नियुक्त करता है, क्या क्या इसकी जो कंडीशंस होती हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ही मंत्री परिषद को कौन कौन से काम करने होते हैं, कौन कौन सी पावर उसे संविधान के द्वारा दी गई है, तो हम इन सब बिंदुओं का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री और पद की व्यवस्था देखते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 74 याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 74, ठीक है, क्योंकि जब हम प्रधानमंत्री पढ़ते हैं तो आर्टिकल 74, 75, 77, 78 ये कुछ आर्टिकल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 74 बताता है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संपादन में सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 74 में लिखा गया है। बिल्कुल क्लियर कि संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति को जो जो कार्य दिए गए हैं संविधान के द्वारा, राष्ट्रपति को अपने उन कार्यों के संपादन में, उन कार्यों को करने में सहायता देने का, सलाह देने का जो काम होगा, जो जिम्मेदारी होगी, वो किसकी होगी? मंत्री परिषद की। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा? उसका मुखिया होगा प्रधानमंत्री। क्लियर? अब पकड़ते हैं इसमें ये जो सहायता व परामर्श है, इससे क्या तात्पर्य है? क्या हमारे संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा? तो हमारा संविधान इस संदर्भ में मौन है। हमारे संविधान में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ था। अब ये कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, आई होप कि आप इनसे परिचित हो गए होंगे, जैसे कि संविधान संशोधन। क्या तात्पर्य है संविधान संशोधन का? कि संविधान के कुछ अंशों में फेरबदल करना। और हमने देखा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें हमने देखा 3 विधियों से। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, है ना। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के दौरान ये बाध्यता कर दी गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा, चाहे कार्यपालिका संबंधी कार्य हों, विधायी कार्य हों, वैदेशिक क्षेत्र में कार्य हों, सलाह बाध्यकारी होगी। तो ये तो भाई बहुत अति हो गई कि राष्ट्रपति को बिल्कुल ही बाध्य कर दिया गया। उसके बाद एक नया संविधान संशोधन लाया गया, 44वां संविधान संशोधन, और ये संविधान संशोधन किया गया 1978 में। और इस संविधान संशोधन के द्वारा कुछ ढील दी गई और ये प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद जो सलाह देगी, तो राष्ट्रपति को अगर वो सलाह नहीं जमती है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है कि भाई दोबारा से विचार करो इस पे, हमें ये समझ में नहीं आ रही सलाह। तो यदि मंत्री परिषद दोबारा से दे देती है, मतलब पुनर्विचार करके वापस मशवरा देती है, सलाह देती है, फिर राष्ट्रपति को उसको मानना होगा। लेकिन एक बार तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा ही सकता है। क्लियर हुआ? आर्टिकल 74। तो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। आर्टिकल 74 में ये प्रावधान किया गया है, और आर्टिकल 75 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, किसके द्वारा होगी, मंत्री परिषद को किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा,
उनके वेतन के संबंध में, साथ ही वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जो मंत्री परिषद होगी, प्रधानमंत्री, ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे। साथ ही दल बदल के कारण अगर किसी संसद के सदस्य की सदस्यता छिन जाती है तो उसका मंत्री पद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मंत्री दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो क्या व्यवस्था की गई है। ये सब क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं हमें आर्टिकल 75 में। इसी अनुच्छेद में वेतन का उल्लेख किया गया है, इसी अनुच्छेद में शपथ का उल्लेख किया गया है कि मंत्रियों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा। ये क्लियर। आर्टिकल 77 में लिखा गया है कि जो शासन के सारे कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम पर होंगे, चाहे फैसले मंत्री परिषद ले। आर्टिकल 78 में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को शासन की नीतियों के संबंध में सूचना देने के कार्य करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, हालांकि इनका उल्लेख अपनी बुक में क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हमें जानकारी होनी जरूरी है। अब आगे आते हैं। संविधान के द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में, ये मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण दो प्रकार की कार्यपालिका का भारत में अस्तित्व है। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक कार्यपालिका में हम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का अध्ययन करते हैं। राष्ट्रपति राज्य का या राष्ट्र का, जबकि प्रधानमंत्री शासन का मुखिया होता है। प्राप्त की जानकारी हमने। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नियुक्ति क्या होती है, निर्वाचन क्या होता है और मनोनयन क्या होता है। तीनों विधि पे मैं चर्चा कर चुकी हूँ। जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुन करके आते हैं कैंडिडेट, तब हम उसे कहते हैं निर्वाचन। नियुक्त को हम अभी समझेंगे। और मनोनयन हम देख चुके थे कि किस तरह से राष्ट्रपति मनोनीत करता है, अल्पसंख्यक सदस्यों को मनोनीत करता है लोकसभा के अंदर, और साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा की जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको नियुक्त करता है, उनको मनोनीत करता है राज्यसभा के अंदर। तो मनोनयन भी देख चुके थे, और देख चुके थे निर्वाचन, प्रत्यक्ष जो जनता के द्वारा चुनकर आए लोकसभा में, और अप्रत्यक्ष रूप से देखा राज्यसभा में। अब देखते हैं नियुक्ति। अनुच्छेद 75 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 75 आर्टिकल 75 क्लियर कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। बस ये एक लाइन दी गई है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाएगी वो किस आधार पर की जाएगी। तो सामान्यतः ये सामान्यतः क्या होता है कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। हमने देखा लोकसभा में चुनाव होते हैं, जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार देखा हमने। 18 वर्ष की आयु से अधिक के जो उम्मीदवार होते हैं वो लोग अपना वोटिंग करते हैं, और इस वोटिंग में जो सदस्य चुनकर आते हैं, जो सांसद चुनकर आते हैं, ये देखा जाता है कि किस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। अब ये बहुमत क्या है, हमने देखा लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, 545। तो 50 प्लस होने चाहिए, 50% प्लस, यानी 272 प्लस सीटें जिस पार्टी को प्राप्त हो गई है, इसका मतलब उस पार्टी ने बहुमत का जादुई आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, स्पष्ट बहुमत है। राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा बहुमत दल के नेता को कि आइए, आपकी पार्टी विजयी हुई है, आपको बहुमत की प्राप्ति हुई है, आप यहाँ आइए और कार्यपालिका के रूप में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का गठन करवाइए। ठीक है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, उसको नियुक्त करेगा। ये मामला था सिंपल। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है कि भाई क्लियरली कोई भी दल
इस जादुई आंकड़े तक पहुंच ही नहीं पाया। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अपने स्वयं विवेक का उपयोग करना होता है। अब स्वयं विवेक क्या तो वो सबसे बड़े दल को आमंत्रित करे। भाई किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है तो राष्ट्रपति को अब अपने विवेक के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। तो उसके पास दो ऑप्शन है कि क्या तो वो जो सबसे बड़ा दल है सारे दलों में से जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं उसको आमंत्रित करे कि आप प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित हैं, लेकिन आपको 1 महीने के अंदर अंदर अपना बहुमत साबित करना होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि वह क्या करे, जैसे गठबंधन बन जाते हैं, अलायंस गठबंधन क्या होते हैं कि किसी पार्टी को लगता है कि उसके कुछ ही मत कम हैं, कुछ ही सांसद कम हैं बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए, तो उनके द्वारा जो कुछ छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उनके साथ गठबंधन कर लिया जाता है, आपस में समझौता कर लिया जाता है कि भाई अपन अपना एक अलायंस बना लेते हैं और जब सरकार मिल जाएगी तो उसमें इतने मंत्री पद आपको दे देंगे, इतने मंत्री पद आपको दे देंगे। तो इस तरह से गठबंधन बन जाता है। कई बार गठबंधन चुनावों से पहले बन चुका होता है और कई बार गठबंधन बाद में बनता है। जैसे अगर हम देखें बीजेपी और उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनके गठबंधन का नाम है एनडीए और कांग्रेस और जो उनके सहयोगी पार्टी हैं उनका नाम है यूपीए। क्लियर। तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो गठबंधन की सरकारें हैं, गठबंधन की सरकार को भी आमंत्रित किया जा सकता है, जो गठबंधन वाले दल हैं उनको भी आमंत्रित किया जा सकता है सरकार बनाने के लिए, कि जोड़ तोड़ करके अगर कोई बहुमत तक पहुंच पा रहा है तो राष्ट्रपति उसे भी आमंत्रित कर सकता है। इस विवेकीय पावर का, सविवेकीय शक्ति का प्रथम बार इस्तेमाल किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा 1979 में, 1979 में, जब यहाँ पर राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और उस वक्त क्या हुआ, जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार के बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। मोरारजी देसाई की सरकार का पतन हो गया था तो चौधरी चरण सिंह को उन्होंने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, जिन्हें बाद में अपना विश्वास मत हासिल करना था। ठीक है। क्लियर हुआ ये बात कि क्या बात बताई गई है अनुच्छेद 75 में कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। अब प्रधानमंत्री सामान्यतः वो बनता है जिसे लोकसभा में, जिसके दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का उपयोग करता है। क्या तो वह सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है या फिर गठबंधन की सरकार को आमंत्रित करता है कि भाई जो गठबंधन है वो अपनी सरकार बना लें। नेक्स्ट है शपथ, पदावधि व वेतन, कि जो प्रधानमंत्री है उनको ओथ दिलाने का कार्य कौन करेगा, उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करेगा। तो शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये तो वर्णन किया गया है आर्टिकल में, कि आर्टिकल 75 में कि शपथ दिलाई जाएगी प्रधानमंत्री को और मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन किस चीज़ की शपथ लेंगे, यानी जो शपथ का प्रारूप है उसका वर्णन किया गया है अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में साफ साफ लिखा गया है कि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। किस किस की? पद की, कि उनके द्वारा अपने पद की गरिमा बनाए रखी जाएगी, अपने पद से संबंधित सभी कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा। और दूसरी गोपनीयता की, कि जितने भी निर्णय होंगे उनको गोपनीय रखा जाएगा जब तक कि उनको निर्दिष्ट नहीं किया जाए कि वो उन्हें सार्वजनिक कर सकते हैं। तो ये हमने देखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है उसके बारे में भी आर्टिकल 75 से हमें जानकारी मिलती है। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल एक तरह से जो लिखा गया है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।
यानी जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहता है आराम से 5 साल निकाल लेता है प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है सरकार के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में उनको 5 साल से पहले भी पद छोड़ना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री के जो वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है प्रधानमंत्री के वेतन और भत्तों के बारे में? पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये हमने जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, उनकी शपथ और पदावधि व वेतन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आगे देखते हैं प्रधानमंत्री को कौन कौन से कार्य व पावर दी गई हैं संविधान के द्वारा। तो सबसे पहला है मंत्री परिषद का निर्माण। हमने देखा राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं मंत्रियों को, तो फिर प्रधानमंत्री को ये पावर क्यों दिखाई गई है? वो इसलिए कि वास्तव में कौन कौन मंत्री पद पर काबिज होंगे ये डिसाइड करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री का स्पेशल राइट है, विशेषाधिकार है। वह ये डिसाइड करते हैं कि किन किन सांसदों को मंत्री पद दिया जाएगा या किन किन व्यक्तियों को मंत्री पद दिया जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो उस वक्त एमएलए ही हो, है ना, एमपी ही हो, सांसद ही हो, क्योंकि मंत्री पद देने के 6 माह के अंदर उन्हें संसद की सदस्यता प्राप्त करने की छूट दी जाती है। तो वह प्रधानमंत्री मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों की एक लिस्ट राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति मना कर सकता है कि भाई जो लिस्ट प्रधानमंत्री ने दी है कि इनको मंत्री बनाया जाना चाहिए, इनको मंत्री बनाओ आप, तो क्या राष्ट्रपति उन्हें मना कर सकता है क्या कि मैं इनको मंत्री नहीं बनाऊंगा, इसमें से इसको नहीं बनाऊंगा? तो ये क्लियर अपना कॉन्सेप्ट करो कि राष्ट्रपति को इस संबंध में कोई भी पावर प्राप्त नहीं है। वो चुपचाप जो उनको लिस्ट दी गई है उसी के अकॉर्डिंग कार्यवाही करते हुए लिस्ट में दिए हुए नामों को मंत्रियों के रूप में नियुक्त करेगा और उनको फिर आगे शपथ दिलाएगा। ये देखो, वह राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, वह निर्णय करता है कि संवैधानिक सीमा के अंदर रहते हुए मंत्री परिषद में कितने मंत्री हों। प्रधानमंत्री के द्वारा ही ये डिसाइड किया जाता है कि जितने भी मंत्री बनाए जाएं वो संवैधानिक सीमा में रहते हुए बनाए जाएं। अब ये संवैधानिक सीमा, ये जो वैधानिक सीमा है, ये क्या है? वैधानिक सीमा से तात्पर्य है कि जो मंत्री हैं वो लोकसभा सदस्य के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। तो लोकसभा के कुल सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 545। एक क्वेश्चन उठता है कि 545 के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, ये सीमा रेखा तय की गई है। तो क्या इस 545 में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को शामिल किया जाता है क्या? तो क्या आंसर होगा बिल्कुल, क्योंकि जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ ये कि कितने मंत्री हो सकते हैं मंत्री परिषद में, और जो मंत्री को नियुक्त करने की सिफारिश की जाती है, जो लिस्ट दी जाती है, वो प्रधानमंत्री द्वारा दी जाती है और किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को। तो नियुक्त तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन असल में किस किस को नियुक्त करना है ये डिसीजन लेगा प्रधानमंत्री। तभी तो हम कहते हैं कि वास्तविक पावर प्रधानमंत्री के पास है, मंत्री परिषद के पास है। सेकंड जो प्रधानमंत्री का इसी के तहत पॉइंट 3 के तहत ये इम्पोर्टेंट कार्य है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा व परिवर्तन। एक बात क्लियर करो, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को मंत्री परिषद को नियुक्त करने का अधिकार है, ठीक है, नियुक्त करेगा, शपथ दिलाएगा, इसके अलावा उन्हें बर्खास्त कर सकता है। बर्खास्त किस कंडीशन में करेगा? वही जब प्रधानमंत्री सिफारिश करे। और प्रधानमंत्री कब सिफारिश करेगा? जब किसी मंत्री के कार्य से, कर्तव्य संपादन से वह खुश नहीं है, ठीक है, तो वह उस मंत्री विशेष को बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी उत्तरदायी, व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति के प्रति है। तो ये हमने देखा कि जो नियुक्त करने का कार्य है, शपथ दिलाने का कार्य है, बर्खास्त करने का कार्य है, इसमें
राष्ट्रपति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है विभागों के बंटवारे की, अब ये विभाग क्या होते हैं? आपने नाम सुना होगा, शिक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, है ना, परिवहन मंत्री। तो ये जो परिवहन हुआ, शिक्षा हुआ, ये सब है विभाग, और ये इन विभागों के मंत्री होते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, विदेश विभाग हुआ, गृह विभाग हुआ, जितने भी विभाग हैं, कौन सा विभाग किस मंत्री को दिया जाएगा, ये डिसाइड करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, विभागों का आवंटन किया जाता है। तो राष्ट्रपति को क्या इस रेफरेंस में कोई पावर नहीं है? पावर है। वो ये कि विभागों का आवंटन जिन नियमों के तहत किया जाएगा वो नियम राष्ट्रपति बनाता है, लेकिन विभागों का जो आवंटन किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। थोड़ा सा आपको जटिल लगेगा, संविधान है, भारत का संविधान, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सब चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मोटे मोटे आर्टिकल अपने को ध्यान रखने हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है मंत्री परिषद का कार्य संचालन। अब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुखिया है, मंत्री परिषद का मुखिया है प्रधानमंत्री, तो क्या काम होता है एक मुखिया का? एक मुखिया का काम होता है कि सभी मंत्रियों को साथ लेकर चले, कार्य को सही ढंग से उनसे संपादित करवाए। तो वही कार्य किया जाता है। इनके द्वारा समय समय पर मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाती है, और पीएम के एजेंडे में, प्रधानमंत्री के एजेंडे में जो जो विषय शामिल होते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे, उन टॉपिक्स पे इन मंत्री परिषद की बैठकों में चर्चा की जाती है। तो हमने देखा मंत्री परिषद के कार्य संचालन संबंधी जो नीतियां बनाई जाती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके साथ ही शासन के विभिन्न विभागों में यह समन्वय स्थापित करता है। भाई अलग अलग विभाग हैं, जैसे हमारे घर में नहीं होता है क्या, अलग अलग व्यक्ति होते हैं, बीच में लड़ाई झगड़ा की कंडीशन भी आ सकती है। तो जो घर का मुखिया होता है वो बैलेंस बनाकर चलता है कि नहीं चलता? ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री की हैसियत होती है एक मुखिया के दृष्टिकोण से। वह जो सारे विभाग हैं जिनका उन्होंने आवंटन किया है, उन विभागों के मध्य समन्वय बनाकर रखते हैं, जिससे कि शासन सही ढंग से चलता रहे। इसके लिए वह मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं, निर्देशित करते हैं और उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, वह किसी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए बोल सकते हैं या फिर राष्ट्रपति को उस मंत्री विशेष को बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। और हमने देखा ये कंडीशन कब होगी, जब प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, उनके द्वारा ठीक तरीके से अपने कर्तव्य का संपादन नहीं किया जा रहा है, तो क्या तो प्रधानमंत्री उसे डायरेक्ट बोल देंगे कि भाई इस्तीफा दे दो तुम, ठीक है, और इस्तीफा वो राष्ट्रपति को ही देंगे क्योंकि राष्ट्रपति ही उनको नियुक्त कर रहा है। या फिर दूसरी कंडीशन वो बोलेंगे कि आप क्या करो, राष्ट्रपति को बोलेंगे कि आप इस मंत्री को बर्खास्त कर दो। तो हमने देखा कि नेता जो मंत्री परिषद का मुखिया है उसके रूप में पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। दूसरा, प्रधानमंत्री चूंकि मंत्री परिषद का मुखिया होता है, यदि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाए या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब मुखिया ही नहीं रहा है, जो संपूर्ण मंत्री परिषद है वो विघटित हो जाती है। इस चीज को ऐसे समझो कि अगर एक मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया या एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो उसका संपूर्ण मंत्री परिषद पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि मुखिया अभी बाकी है, मुखिया आराम से बैलेंस बनाकर चलेगा। लेकिन यदि मुखिया का पद खाली हो जाता है त्यागपत्र के द्वारा या फिर मृत्यु हो जाती है प्रधानमंत्री की, तो ऐसी स्थिति में जो पूरी की पूरी मंत्री परिषद है वो अपने आप ही विघटित हो जाती है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि ये एक तरह से सामूहिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ही आ जाता है। आगे देखते हैं, लोकसभा के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री को कुछ कार्य करने होते हैं, कुछ पावर उन्हें मिली होती है।
अब लोकसभा के नेता हमने इसलिए कहा कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है उसका नेता ही तो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होता है। तो इस रेफरेंस में उनको क्या क्या पावर मिली है वो देखते हैं। प्रधानमंत्री संसद के प्रथम सदन यानी लोकसभा का नेता होता है। लोकसभा का नेता होने के नाते वह न केवल जो वार्षिक बजट जारी होता है, इसके अलावा जितने भी सरकारी विधेयक होते हैं वो उनको तैयार करवाता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है सरकारी विधेयक। क्या मतलब है सरकारी विधेयक से? देखो बच्चों, जब कोई कानून बनता है, कानून बनने से पहले उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। हम तो देख लेते हैं मोटा मोटा ये कानून है आम नागरिक होने के नाते, लेकिन वो कानून कैसे अस्तित्व में आया उसका एक लॉन्ग प्रोसेस है, जो हमने देखा लोकसभा और राज्यसभा का अध्ययन करते वक्त कि उन्हें क्या कहा जाता है, विधेयक या बिल कहा जाता है। वो लोकसभा में लाए जाते हैं, राज्यसभा में लाए जाते हैं, फाइनली जब राष्ट्रपति साइन कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, उसके बाद वो कानून बनते हैं। तो जो ये विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, तो वो दो प्रकार से मेनली हम उनको बांट सकते हैं। एक तो वो विधेयक जो कि मंत्रियों के द्वारा लाए जाते हैं, सरकार के द्वारा लाए जाते हैं, उन्हें सरकारी विधेयक कहते हैं। कई ऐसे विधेयक होते हैं जो कि सांसद के द्वारा, मास्टर ऑफ पार्लियामेंट MP के द्वारा लाए जाते हैं, तो उन्हें निजी विधेयक कहा जाता है। तो जितने भी सरकारी विधेयक रखे जाते हैं और वार्षिक बजट जो वित्त मंत्री के द्वारा बनाया जाता है, वो प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही वो कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा जब हमने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को देखा था, तो उसमें था कि वह जो संसद के अधिवेशन होते हैं उनको प्रारंभ करता है और 17 अवसान की घोषणा करता है। तो वह प्रधानमंत्री की सलाह के माध्यम से ही ऐसा करता है। साथ ही प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकता है। तो ये कुछ थे। अब नेक्स्ट है राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। मैंने आपको स्टार्टिंग में आर्टिकल बताया था, अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निश्चयों से अवगत कराता है। यानी मंत्रिमंडल कौन से विषय पे कार्य कर रही है, कौन से विषय पे क्या निर्णय कर रही है, कौन से विधेयक के संबंध में उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है, इस सब की जानकारी राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति को उपलब्ध कराती है। राष्ट्रपति यदि कोई सूचना मांगता है किसी भी संदर्भ की मंत्री परिषद से, तो वो उपलब्ध कराने का जो दायित्व है वो भी प्रधानमंत्री का ही है। तो वह न केवल मंत्रिमंडल के निश्चयों से राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं, अपितु राष्ट्रपति की जो सलाह होती है उससे मंत्रिमंडल को भी अवगत कराते हैं। यानी मंत्री परिषद है और राष्ट्रपति है, दोनों के मध्य जो कड़ी का कार्य कर रहे हैं, संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं? वो प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। इसी के साथ ही राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी, हमने देखा राष्ट्रपति के द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाती हैं, जिनमें हमने देखा महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो जब राष्ट्रपति इन महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करते हैं तो प्रधानमंत्री उनको परामर्श देने का कार्य करते हैं। उनके परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति के द्वारा ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां की जाती हैं। तो ये हमने प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां देखी कि किस तरह से मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में, लोकसभा के नेता के रूप में और राष्ट्रपति के साथ दायित्व के रूप में उनको कौन कौन सी पावर संविधान के द्वारा, कौन कौन सी शक्तियां व कार्य दिए गए हैं। अब एक बार कुछ एक्स्ट्रा जो अन्य कार्य हैं वो भी देख लेते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग जो कि योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। योजना आयोग था जो पहले देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने का कार्य करता था, है ना। अभी नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसी के साथ ही राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद,
इनके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण कार्य संपादित करते हैं। इसी के साथ ही हमने देखा कि विदेशों से जो संधियां होते हैं, समझौते होते हैं, वो सभी संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अगेन वही बात आएगी कि ये जो संधियां हो रही हैं, ये जो समझौते हो रहे हैं, यानी ये जो विदेश नीति है, इस विदेश नीति को व्यवहारिकता में निर्धारित करने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और एक चीज़ अपने माइंड में हमेशा याद रखनी है कि प्रधानमंत्री अकेले ये सारे कर्तव्य संपादित नहीं करता है, बल्कि उनके साथ उनकी पूरी टीम होती है, पूरी मंत्री परिषद उसके साथ होती है। लेकिन फिर हम अलग अलग अध्ययन क्यों कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की शक्तियों का और मंत्री परिषद की? क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि बुक में दोनों अलग दी गई हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां बताइए, तो हमें ऐसे लिखना है, और आगे हम मंत्री परिषद की शक्तियां देखेंगे तो वो हमें उसी अकॉर्डिंग लिखनी है। ये देखिए, यहाँ पे कुछ परिभाषा दी गई हैं कुछ विद्वानों के द्वारा। एक्चुअल में ये जो डेफिनेशन दी गई थी, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री के लिए दी गई थी, और ब्रिटेन में पता है संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और हमने भी वहीं से ग्रहण की है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री है, उसकी स्थिति भी लगभग ऐसी है। तो ये जो परिभाषाएं हैं, ये भारतीय प्रधानमंत्री पर ऐसे के ऐसे लागू होती है। चलिए एक दो देखते हैं। मुनरो हैं, मुनरो ने कहा है कि प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान होता है। क्या समझ में आया कि राज्य को अगर हम एक नौका मान लें, तो जैसे नौका को, मतलब नौका आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि बिना कप्तान के कोई बोट चल रही है, कोई नौका चल रही है? नहीं कल्पना कर सकते। तो इसी तरह से ही इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रधानमंत्री कि अपन अगर राज्य को नौका मान लें, तो उस नौका का कप्तान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसी तरह से जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री की स्थिति सूर्य के समान होती है। सौरमंडल देखा होगा आपने जरूर कि किस तरह से सूर्य मध्य में होता है और जो अन्य ग्रह होते हैं वो उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। यानी जितने भी मंत्री हैं उन सब का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उन सब में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसी के पास होती है। अब देखो, अब आ गए हैं हम मंत्री परिषद का अध्ययन करने के लिए। अब देखते हैं कि मंत्री परिषद में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान के द्वारा। सबसे पहले हमें अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है, राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। हमने प्रधानमंत्री के लिए भी यही अनुच्छेद पढ़ा, क्योंकि इसी अनुच्छेद में लिखा गया है न केवल मंत्री परिषद के बारे में बल्कि प्रधानमंत्री के बारे में भी, कि राष्ट्रपति को उसके कामों में सलाह देने के लिए, मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। और मंत्री जो सलाह देंगे राष्ट्रपति को, वो सलाह न्यायालय से मुक्त होगी। यानी मंत्री जो भी सलाह देंगे राष्ट्रपति को, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसकी न्यायिक जांच नहीं होगी, वह न्यायिक जांच से मुक्त है। अब अनुच्छेद 75 मैं पहले बता चुकी हूँ कि नियुक्ति से संबंधित है ना, और नियुक्ति से संबंधित, साथ में उत्तरदायित्व से संबंधित जो सारे प्रावधान किए गए हैं, अधिकतर वेतन से संबंधित, वो अनुच्छेद 75 में किए गए हैं। अनुच्छेद 75 में लिखा गया है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री जो जो लिस्ट देंगे कि भाई इनको मंत्री बना दो, तो फिर राष्ट्रपति उनको मंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? आर्टिकल 75 में, अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, पहले भी बताया आपको कि लोकसभा की कुल जो सदस्य संख्या है 545 के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? और मूल संविधान में ये नहीं लिखा गया था, क्योंकि हम देखते हैं कि 2003 तक तो कोई भी सीमा नहीं थी कितने भी मंत्री बनो, लेकिन 2003 में 91वां अमेंडमेंट होता है,
51वां संविधान संशोधन होता है और इस संविधान संशोधन के द्वारा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि मंत्री परिषद में जो कुल मंत्री होंगे वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 के 15% से अधिक नहीं होंगे। क्लियर। अगला पॉइंट है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। कई बार मैं बता चुकी हूँ आपको कि व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व होता है कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, राष्ट्रपति के प्रति, कि राष्ट्रपति उनको कभी भी हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन असल में उनको तभी बर्खास्त किया जाएगा जब प्रधानमंत्री ऐसा करने की सिफारिश करे। और हमने देखा प्रधानमंत्री क्यों सिफारिश करेगा, जब वह उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं होगा, जब मंत्री के उनके साथ व्यवहार अच्छे नहीं होंगे। इसी के साथ ही संपूर्ण मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है कि लोकसभा में यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे के पूरी मंत्री परिषद को क्या देना होगा, अपना इस्तीफा देना होगा, क्योंकि पूरी की पूरी मंत्री परिषद एक टीम के तौर पर कार्य करती है। एक के कार्यों के लिए सभी व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं, यानी सामूहिक रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उनकी जिम्मेदारी सभी की होती है। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं मंत्री परिषद का गठन। प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन किया जाता है और हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जब मंत्रियों का चयन करते हैं तो बहुत सारे समीकरण को ध्यान में रखते हैं। कौन कौन से समीकरण, कि भाई दलित जो वर्ग है, SC ST हैं, उनका भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाए, महिला वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिल जाए। इसके अलावा समस्त क्षेत्रों का, मतलब भारत के जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ से सांसद चुन के आए हैं, तो उनका भी मतलब बैलेंस बना रहे मंत्री परिषद में, इस चीज़ का वो बराबर ध्यान रखते हैं। बाद में उसके आधार पर लिस्ट बनाते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। सेकंड, हमने देखा मंत्रियों के बीच में जो काम का बंटवारा होता है, विभागों का जो बंटवारा होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा। साथ ही इनके द्वारा चेंज भी किया जाता रहता है। ऐसे नहीं कि एक जो विभाग दे दिया एक मंत्री को 5 साल वो उसी विभाग का मुखिया रहेगा, नहीं, उनके द्वारा समय समय पर चेंज भी किया जाता रहता है, यानी विभाग बदल दिए जाते हैं। पहले जो खेल मंत्री है कुछ समय बाद आप देखते हो कि वो रक्षा मंत्री बना दिया गया है। तो योग्यता के आधार पे, जरूरत के आधार पे विभागों का परिवर्तन भी कर दिया जाता है। अब जो ये मंत्री परिषद है, यानी जो मंत्री बन रहे हैं, उनके लिए क्या क्या आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे आवश्यक योग्यता वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, लेकिन उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वो सदस्य नहीं है और फिर भी उसको मंत्री बना दिया गया है तो क्या ये गैर कानूनी है, अवैधानिक है? तो ये अवैधानिक नहीं है, क्योंकि ये प्रावधान किया गया है कि यदि वह वर्तमान में संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना जरूरी है। यानी उसे एक छूट मिली हुई है कि यदि उसे मंत्री बना दिया जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो फिर उसे मंत्री पद छोड़ना होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मंत्रियों के द्वारा कौन सी शपथ ली जाती है। तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है, सेम वही जो कि मुख्यमंत्री को दिलाई गई, पद की और गोपनीयता की। आगे बढ़ते हैं। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होगा? तो इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इस चीज़ को क्लियर कर लो, मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं रहता। वह तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक कि उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। यदि संसद में, लोकसभा में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह समय से पहले उसको हटना होता है। और हमने देखा कि
जब तक संसद का विश्वास प्राप्त रहेगा वह कार्य करेगी, तो वह अधिकतम लोकसभा के कार्यकाल तक अपने पद पर बनी रहती है। और लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल का है। इसलिए जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री है, वो 5 साल तक बने रहते हैं यदि उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहे तो। ठीक है, संसद का लगातार विश्वास उसके पास बना हुआ है तो वो आराम से अपना पूरा कार्यकाल निकाल लेती है। अब बात आती है वेतन की और भत्ते की। तो वेतन और भत्ते हमने देखा संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे नहीं कि 5 साल पहले जो वेतन निर्धारित कर दिया वही अब चलेगा या वही 10 साल बाद चलेगा, नहीं, बल्कि समय समय पर उन पर परिवर्तन किए जाते रहते हैं संसद के द्वारा। ठीक है, तो वेतन और भत्ते तो मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा भी कई सुविधाएं उपलब्ध होती हैं मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को, जैसे उनको निःशुल्क निवास मिलता है, निवास स्थान मिलता है, वाहन की सुविधा मिलती है और अन्य कई सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती हैं। अभी तक हमने देखा मंत्रिपरिषद के गठन को। गठन में हमने देखा नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है? राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति करने की सिफारिश कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। विभागों का बंटवारा और समन्वय करने का कार्य कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। बर्खास्त कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। बर्खास्त करने की सलाह कौन देगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से हमने उत्तरदायित्व देखा राष्ट्रपति के प्रति। और फिर हमने देखा पद पर कब तक रहेंगे? जब तक कि उनको विश्वास प्राप्त रहेगा संसद में यानी लोकसभा में, तो 5 साल का कार्यकाल वो आराम से निकाल देंगे। अब बात करते हैं कि मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं, क्योंकि कई बार जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई भी सरकार की कार्रवाई देखते हैं, नीतियों के बारे में देखते हैं, तो उसमें कई बार मंत्रिपरिषद के साथ साथ मंत्रिमंडल का भी उल्लेख होता है। तो क्या मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? हम इसको भी इसी पॉइंट के माध्यम से समझेंगे कि मंत्रियों की अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कैसे? एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। टोटल 3 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री की। कैबिनेट मंत्री जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट हैं, ये उनके मुखिया होते हैं। और महत्वपूर्ण विभागों में कौन कौन से विभाग आते हैं? जैसे कि रक्षा विभाग, गृह विभाग, विदेश विभाग। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री में उन विभागों के मुखिया यानी जैसे गृह मंत्री, गृह विभाग का मुखिया, रक्षा मंत्री, रक्षा विभाग का मुखिया, वित्त मंत्री। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मंत्री कैबिनेट मंत्री में शामिल होते हैं। और ये इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि प्रधानमंत्री को जब खास लोगों से सलाह करनी होती है, यानी शासन की नीति निर्धारित करने में जो कुछ लोग इम्पोर्टेंट होते हैं, ये उन इम्पोर्टेंट लोगों में आते हैं। और जब हम बात करते हैं ना किसकी? मंत्रिमंडल की। क्या कहा जाता है मंत्रिमंडल को इंग्लिश में? कैबिनेट। कैबिनेट आया कुछ याद? कहाँ किया गया था उल्लेख कैबिनेट वर्ड का? हमने देखा था 44वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। और इस 44वें संविधान संशोधन के दौरान जब हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे थे, आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद 352 में हमने क्या देखा था कि एक संशोधन हुआ था और उस संशोधन में ये अनिवार्य कर दिया था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद ही आपातकाल लगाएगा। आया याद आपको? लिखित परामर्श को अनिवार्य कर दिया था। तो वहाँ पे ये शब्द आया था पहली बार। मूल संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था मंत्रिमंडल, व्यवहार में प्रयोग में आता था, लेकिन पहली बार जो ये शब्द का उल्लेख किया गया कैबिनेट, ये किया गया अनुच्छेद 352 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन के तहत। जो कैबिनेट होती है उसमें ये मंत्री शामिल होते हैं महत्वपूर्ण विभागों के। और जो ये मंत्री परिषद होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये सारे मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट भी, राज्य भी और उप मंत्री भी। अब बात करते हैं सेकंड राज्य मंत्री की। राज्य मंत्री में 2 प्रकार से विभाजन किया गया है।
कुछ मंत्री ऐसे हो सकते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री के सहायक के तौर पर कार्य करें, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कि स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया हो। समझो इस चीज़ को कि भाई जो राज्य मंत्री हैं, तो कुछ राज्य मंत्री तो ऐसे होते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, कि एक जो कैबिनेट मंत्री है उसके अंडर में ये राज्य मंत्री होंगे। दूसरे कुछ ऐसे राज्य मंत्री बनाए जाते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, उनको कोई डिपार्टमेंट, थोड़ा छोटा डिपार्टमेंट होता है, वो उन्हें दे दिया जाता है, वो उस डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। तीसरे जो मंत्री होते हैं उप मंत्री होते हैं, इनको कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं मिलेगा, ये अनिवार्य तौर पर जो कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य मंत्री हैं उनके सहायक के तौर पर कार्य करेंगे। अब बात आती है कि जो मंत्रिमंडल की बैठक होती हैं, क्या उनमें सभी मंत्री शामिल होते हैं? नहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, और राज्य मंत्री उस कंडीशन में बुलाए जाएंगे यदि उनके विभाग का कोई मामला उस बैठक में आया हो तो। क्लियर? तो हमने देखा महत्वपूर्ण स्थिति किसकी है? महत्वपूर्ण स्थिति है कैबिनेट मंत्री की। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी पावर हैं जो भारतीय संविधान के द्वारा मंत्री परिषद को स्पष्ट रूप से दी गई हैं? तो जो प्रधानमंत्री की देखी थी वो ही मंत्री परिषद की है, पूरी एक टीम है ये। ठीक है, तो मंत्री परिषद को भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई हृदय मंत्री परिषद को? क्योंकि वास्तव में राष्ट्रपति की जितनी भी पावर है, शक्तियां हैं, उनका प्रयोग मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो जब हम इनके कार्य को देखते हैं, पहला कार्य देश की नीति निर्धारित करना, आंतरिक क्षेत्र में शासन की क्या नीति रहेगी, बाह्य क्षेत्र में यानी विदेशों के साथ संबंध स्थापित करते वक्त विदेश नीति क्या होगी, इसको निर्धारित करने का कार्य मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री में भी सेम देखी थी हमने। इसके अलावा संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण जो कानून निर्माण का कार्य है उसमें भी मंत्री परिषद की भूमिका रहती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के कई सदस्य महत्वपूर्ण विधेयक सदन में रखते हैं। हमने देखा था ना सरकारी विधेयक, तो वो मंत्रिमंडल के सदस्य के द्वारा रखा जाता है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय कार्यपालिका पर यह सर्वोच्च नियंत्रण की सैद्धांतिक रूप से संघ सरकार की संपूर्ण शक्ति हमने देखा राष्ट्रपति के हाथों में होती है, लेकिन जो व्यवहारिकता में कार्यपालिका शक्तियों का असल में जो प्रयोग किया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो संपूर्ण कार्यपालिका पर हम कहें सर्वोच्च नियंत्रण किसका होता है? मंत्री परिषद का, प्रधानमंत्री का होता है। इसी के साथ ही जब बात करते हैं वित्तीय कार्यों की, धन संबंधी कार्यों की, तो जो बजट है वो मंत्रिमंडल की नीतियों के आधार पर ही वित्त मंत्री के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वित्त मंत्री बजट बनाने का कार्य करता है, और हमने देखा कि वह कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। तो वित्त मंत्री बजट तैयार करता है, लोकसभा में रखता है। साथ ही देश की आर्थिक नीति निर्धारण का जो उत्तरदायित्व होता है वो भी मंत्री परिषद के पास ही होता है। मंत्री परिषद युद्ध व शांति संबंधी घोषणाएं और वैदेशिक संबंधों का निर्धारण करती हैं। बस एक बात क्लियर रखना कि यही काम हमने राष्ट्रपति में देखे, लेकिन राष्ट्रपति को मतलब राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है, राष्ट्रपति ही घोषणा करेगा, साइन करेगा, लेकिन असल में जो कार्य कर रहे हैं, वास्तविकता में जो राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं वो कर रही है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। इसी के साथ ही कार्यपालिका शक्तियों के तहत राष्ट्रपति जिन पदाधिकारियों को नियुक्त करता है उनकी नियुक्ति में भी मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया। लगभग ये समझ लीजिए दोहरान हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री में भी यही पावर हमने देख ली थी। ठीक है, आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 74 ध्यान रखना है, 75 ध्यान रखना है, 78 ध्यान रखना है,
और लास्ट में जो बात बताई गई है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में विपक्ष की भूमिका के बारे में भी बताया गया है। विपक्ष क्या होता है भाई, जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ उसने तो अपनी सरकार बना ली, उसके बाद का जो दूसरा दल होता है वो दल विपक्ष के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह सत्ता पक्ष पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, गलत कार्यों पर सत्ता पक्ष की आलोचना करता है, जिससे कि सत्ता पक्ष निरंकुश न बन सके और लोक कल्याण के कार्य वह करता रहे। तो भारत में कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य विपक्ष के द्वारा किया जाता है। फिलहाल अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो कोई भी विपक्ष नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो निर्धारित रेशियो था वो किसी भी पार्टी ने प्राप्त नहीं किया। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। कोई चीज़ समझ में नहीं आए क्योंकि कुछ टर्म्स हैं तो बार बार वीडियो देखोगे तो मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि आपको वो टर्म्स समझ में आएंगी। धन्यवाद।